मोहम्मद बिन तुगलक, जो ऐसा शासक कुछ नई चीजें करेगा, करेंसी व्यवस्था, चांदी की वजह से तांबे के सिक्के लॉन्च करना, वो सारी चीजें इसकी बनेंगी, कई जगह फेस होगा। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का एक और फेमस रूलर। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश में लगभग 1351 से लेकर 88, 88, मतलब लगभग अगर बात करें 37 ईयर ये रूल करेगा, 35 साल के आसपास। और ये अपने शासन में कुछ नए परिवर्तन लाएगा, और परिवर्तन लाने का कारण है इसके जीवन का जुड़ा हुआ हिस्सा। फिरोज शाह तुगलक की जो माता है वो है हिंदू, और जो पिता है वो हैं मुस्लिम। और ये नहीं चाहता कि किसी को लगे कि मेरे में हिंदू का खून है, इसलिए कोशिश करेगा कि हिंदुओं को कुछ ज्यादा सहायता मैं नहीं दूं और उलेमा वर्ग का सपोर्ट मिले। तो इसकी माँ हिंदू है, लेकिन ये हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि इसे उलेमा वर्ग का सपोर्ट लेना है। उलेमा मुस्लिम का एक धार्मिक ग्रुप है। अगर ये हिंदुओं के लिए ज्यादा कुछ करता तो उलेमा वर्ग का सपोर्ट नहीं मिलता, और उलेमा वर्ग को सपोर्ट नहीं मिलता तो ये राजा भी नहीं बन पाता। ये सारी राजनीतिक दिक्कतें इसके साथ हैं। और ये उलेमा वर्ग की मांग को पूरा करने के लिए उनका तुष्टीकरण करेगा। तो तुष्टीकरण और एक होता है संतुष्टि। संतुष्ट संतुष्ट का मतलब है किसी की जायज मांग को मानना। मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे एक पेन दिला दो, मुझे भी पढ़ना है, तो बच्चे की उस बात को मानना कि भैया पेन दिला दो, ये है संतुष्टिकरण। लेकिन अगर बच्चा कहे मुझे बंदूक दिला दो, किसी को मारना है, यह तुष्टीकरण। मतलब तुम्हें पता है बच्चे के हाथ में बंदूक देना गलत बात होती है, उसके बावजूद आप उसके हाथ में बंदूक देते हो, तो ये होता है तुष्टीकरण। मतलब कोई चीज गलत होने के बावजूद आप कर रहे हो। ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक के काल में दिखेगा कि वो अपनी राजनीति के लिए उलेमा वर्ग की अनुचित मांगों को भी मान लेगा। मतलब जो उसे पता है ये गलत है, उसके बावजूद उलेमा वर्ग जो बोलेंगे उस बात को मानेगा। और इसलिए बोला जाता है कि इसने तुष्टीकरण करने की कोशिश की। और उनके कहने पर कर व्यवस्था, इससे पहले 23 प्रकार के कर थे, लेकिन अब उलेमा वर्ग के कहने पर इसने 4 प्रकार में बांट दी, जिनमें सबसे पहला जजिया। पहला दिल्ली सुल्तान जो जजिया कर लगाएगा, और ये किससे लिया जाता है? गैर मुस्लिम से। मतलब हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ज्यादातर लोग हिंदू थे तो उनसे वसूला जाता, और बोलते थे कि आप लोग
दूसरे धर्म के और हम लोग मुस्लिम धर्म के हैं, उसके बावजूद आपसे धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके धर्म को बचा रहे हैं, इसलिए संरक्षण कर चाहिए और इस कर को हम यूज करेंगे मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार। तो पहला दिल्ली सुल्तान जो जजिया कर लगाएगा गैर मुस्लिम व्यक्तियों का। इसके अलावा जकात कर एक ऐसा कर था जो धनी मुस्लिम, ऐसे मुस्लिम जो अमीर थे उनसे लिया जाता था। जैसे आज के समय हमारी सरकार लेती है कि भैया जिसकी आय ज्यादा है तो वो ज्यादा टैक्स देगा, ऐसे इनका जकात हुआ करता था। उसके बाद खम्स, ये आपको याद होगा, खम्स वही है जो सेना लूट के लाती थी, और अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी का अभियान करेगा दौलताबाद का, तब वहां से खम्स लेके आएगा लूट का माल। और इस खम्स का विभाजन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम युद्ध में लूट का जो संसाधन होता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/5 सैनिकों को, 4/5 राज्य के पास। लेकिन फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल उल्टा कर देगा, सैनिक को मिलेगा 4/5 और राज्य को मिलेगा 1/5। इसकी वजह से राज्य को नुकसान होगा क्योंकि सैनिक ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और राज्य कमजोर हो जाएगा क्योंकि उसके पास संसाधन कम है। और सबसे लास्ट खराज, ये इसके यहां एक और टैक्स था। खराज टैक्स किससे लिया जाता था? ये गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भू राजस्व। भू राजस्व गैर मुस्लिम से 2 टैक्स लिए जा रहे हैं, एक जजिया, जजिया एक धार्मिक कर है, लेकिन ये खराज भू राजस्व कर है। तो दोनों में अंतर सबसे बड़ा यही है, एक धार्मिक कर, एक भू राजस्व कर। और भू राजस्व कर मुस्लिम से भी लिया जाता था, ऐसा नहीं था सिर्फ हिंदुओं से, सबसे लिया जाता था। साथ में उलेमा वर्ग के कहने पर इसने मुस्लिम जो महिलाएं थी उनके ऊपर पाबंदी लगाई। जैसे बोलेगा कि मुस्लिम स्त्रियों को पर्दा करना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा, काला सा एक लिबास जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं उसको पहनने की बात ये करेगा। साथ में मुस्लिम महिलाओं को संत की मजार, मतलब जैसे अभी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहां पर जाना अलाउ नहीं होगा, नहीं जा सकती। अब संत की मजार पर मुस्लिम महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष जा सकते हैं। ये सारी चीजें ये उलेमा को संतुष्ट करने के लिए करेगा और बोलेगा मैं शरीयत के अकॉर्डिंग या मुस्लिम की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग कानून चलाऊं। साथ में जो मुस्लिम लोग हज यात्रा, मुस्लिमों का एक पवित्र यात्रा हज यात्रा जो चलती है, उस हज यात्रा में बोलेगा कि मुस्लिम महिलाएं भी जा सकती है। और ये हज यात्रा कहां होती थी? सऊदी अरब के मक्का और मदीना। आपने 2 शहर सुने होंगे, मक्का, मदीना। तो इनके एक मंथ जो काफी ज्यादा फेमस है, उस समय हज यात्रा अगर किसी को करनी है तो वो जा सकता है। और मक्का मदीना ये धन भिजवाता था कि भैया ध्यान रखना हमारे लोगों का, तो सऊदी अरब में धन देता था और साथ में लोगों को जो जो वहां जाते थे उनको भी सहायता देता। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग थी? उलेमा वर्ग के।
क्योंकि उलेमा वर्ग चाहते थे भाई हमारी धार्मिक चीजें बढ़े, इसलिए उसने ये किया। साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को खुश रखने के लिए जो एकता व्यवस्था के बारे में हमने सुना था, अभी तक वो एकता व्यवस्था जेनेटिक नहीं थी। ये नहीं था कि भाई एकता का बेटा एकता बनेगा, जैसे आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, अभी कोई जेनेटिक नहीं है। आईएएस के बेटे को भी एग्जाम देना पड़ेगा जैसे सब देंगे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासनिक अधिकारियों को खुश रखने के लिए एकता व्यवस्था को जैविक तरीके से एक तरीके से बनाया, जेनेटिक कर दिया। बोला कि आपका पिताजी अगर एकता में रहा है तो आप भी इक्तेदार हो गए, या जिसे हम कहते हैं वंशानुगत। राजा का बेटा राजा, अधिकारी का बेटा अधिकारी, ये सारी चीजें फिरोज शाह तुगलक करेगा। और ये किसानों के लिए भी कुछ चीजें करेगा। फिरोज शाह तुगलक बोलेगा किसानों को कि मैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने आप लोगों को ऋण दिया था और उस ऋण में से बहुत सारे आप लोग चुका नहीं पाए हो, तो मैं आपका ऋण माफ कर देता हूं, जैसे अभी सरकार भी ऋण माफ करती है। तो किसानों के लिए इसने कुछ कल्याणकारी काम किया और ऋण माफ किया। और बोला जिस रजिस्टर में आपका लिखा हुआ था कि फलाने का इतना पैसा, कुछ रजिस्टर को ही मैं जला देता हूं। तो इसने किसानों के लिए कुछ कल्याणकारी काम भी किया। और इसके अलावा सिंचाई कर, एक सिंचाई कर भी ये लेता था कि भाई मैंने तुम्हें नहर से पानी दिया है, नहर बनाने का खर्च, नहर को रखरखाव का खर्च, ये सारा खर्च भी थोड़ा सा आप लोगों को देना पड़ेगा। और ये सिंचाई कर जिस नाम से लगाता था उसे कहते थे हिक ए सौरबे। हिक ए सौरबे या सुर्स, ये एक तरीके से सिंचाई कर है कि अगर किसी को पानी लेना है नहर का या किसी और चीज का तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। साथ में इसने अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ सोने के सिक्के भी चलाए, कुछ और सिक्के भी निकाले। कैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था चलेगी उसके लिए भी इसने काम किया। तो प्राथमिक स्तर पर सिंचाई के लिए तो काम किया ही, कि किसानों का ऋण माफ कर दिया और साथ में सिंचाई कर भी लगाया। आर्थिक स्तर पर और इसकी अर्थव्यवस्था कैसे चले, इसके लिए इसने कुछ सिक्के लॉन्च किए, जो सिक्के इसके फेमस भी हैं। जैसे चांदी का एक सिक्का, जो इसने नाम दिया उसे, वो था सासगनी। तो सासगनी इसका चांदी का सिक्का था। इसके अलावा इसने कुछ छोटे सिक्के तांबे के भी चलाए। उस टाइम सोने, चांदी और तांबा, इनके सिक्के चलते थे। जिसके यहाँ सोने के सिक्के ज्यादा, इसका मतलब आर्थिक स्थिति उसकी ज्यादा मजबूत। जिनके यहाँ तांबे के ज्यादा, इसका मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब। और ये छोटे छोटे तांबे के सिक्के चलाता है जिन्हें अर्ध एवं बिक बोलता है। ये अर्ध और बिक है। ऐसे इसने दो सिक्के तांबे के भी चलाए। और अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसे
जॉन खां के नाम से भी जाना जाता था। उसे प्यार से सब लोग जॉन खां कहते थे। उसकी याद में इसने एक शहर बसाया, जौनपुर। तो अपने भाई जॉन खां की याद में मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया, और ये काफी ज्यादा सम्मान करता था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसलिए इसने ये सारे काम किए। और बात करें तो इसने लोगों के वेलफेयर के लिए लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग क्या करता है? रोड बनवाता है, सीवेज सिस्टम बनवाता है। जैसे आज के टाइम म्युनिसिपैलिटी है, पंचायत है, प्रधान का जो काम होता है रोड बनवाना, साथ में नालियां बनवाना, ये सारा काम इसने कल्याणकारी, एक तरीके से इसने कल्याणकारी काम भी किया। तो किसी भी राज्य के दो काम होते हैं, एक तो प्रशासन को बनाए रखना, दूसरा जनता की हेल्प करना, सहयोग करना जनता के लाइफ में। तो वो सारे काम भी ये करता है। और इसके अलावा इसने और कुछ शहर भी बसाए, जैसे फिरोजपुर, यूपी में सुना होगा, जौनपुर नगर भी यूपी में ही बसाया, हिसार हरियाणा वाले एरिया में, और फिरोजाबाद ये भी यूपी वाले क्षेत्र में। ऐसे इसने कुछ शहरों का नाम बना। इसके अलावा कल्याण के लिए कुछ विभाग बनाए, जैसे अभी हमारे मंत्रालय होते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ऐसे इनके यहाँ जो विभाग थे वो मंत्रालय की तरह थे। तो इसने कुछ विभाग बनवाए जो जनता के वेलफेयर के लिए काम करते थे। इन विभागों में कई विभाग हमें दिखते हैं, जैसे सबसे पहला जो विभाग है ये पेंशन का काम करता है, जनता को पेंशन देता है। वृद्ध पेंशन हो सकती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन हो सकती है, वो सारी चीजें देता था, और इसे बोला जाता था दीवाने इस्तिहाक। ठीक है, दीवाने इस्तिहाक मतलब किसी को अगर पेंशन चाहिए तो दीवाने इस्तिहाक वाले विभाग में जाइए और अपनी पेंशन की अर्जी लगा के आ जाइए। साथ में दास व्यवस्था इनके यहाँ काफी ज्यादा फेमस थी। तो दासों के लिए दीवाने बंदगांव, दीवाने बंदगांव, बंद से ही पता चल रहा है कि इनको बंद किया जाता था, तो उससे हम समझ सकते हैं कि दासों का विभाग दीवाने बंदगांव नाम से जाना है। अगला, जो लोग गरीब होते थे, जिनके पास धन नहीं होता था, जिनके पास खाने को नहीं होता था, तो उसको सरकार हमारी सहायता करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। फ्री में अनाज मिलना, सस्ते दर पे अनाज मिलना, मिड डे मील खिलाना, ऐसे ही इसने एक विभाग बना रखा था फ्री में चीजें देने के लिए, असहाय की सहायता करना, ये भी इसने किया। ऐसे कहते थे दीवान ए खैरात। खैरात एक सूफी वर्ड है जिसका नाम होता है फ्री में चीजें देना। जैसे भंडारा हम कहते हैं, भंडारा खिला दिया किसी को, ऐसे मुस्लिम धर्म में खैरात, बांटना, जकात, वो भी एक तरीके से बांटना। इसके अलावा लोगों को मुफ्त में चिकित्सा, फ्री में स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भी एक विभाग बनवाया। जैसे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय होता है और इसको बोला जाता है दार उल सफा, दार उल सफा। तो कह सकते हैं कि इसने लोक कल्याण के लिए कुछ ऐसी चीजें की जिससे लोगों के जीवन में आसानी हो।
और साथ में लोगों को रोजगार देने के लिए एक रोजगार कार्यालय भी खोला। जिसके पास नौकरी ना हो वो इस रोजगार कार्यालय में आए, अपना कुछ पेपर वेपर दे और उसके बाद उसे नौकरी मिल जाएगी। ये सारी चीजें अच्छी थी जो फिरोज ने करी, और इसलिए हम कह सकते हैं पहला दिल्ली सुल्तान जिसने अपने साम्राज्य को लोक कल्याणकारी रूप दिया, मतलब जनता के हित में काम किया। और ये पहला दिल्ली सुल्तान भी है जो 2 बार अपना राज तिलक करवाएगा। राज तिलक इसका होता है एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब ये गद्दी पर बैठता है उस टाइम करता है, और फिर जब ये उलेमा का सपोर्ट ले लेता है तो उसके बाद भी करता है। 2 बार ये राज तिलक करता है। ये तुगलक वंश का शक्तिशाली राजाओं में सबसे लास्ट वाला राजा। उसके बाद तुगलक वंश में जो भी राजा होंगे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे। सबसे लास्ट जो तुगलक वंश का राजा है नसरुद्दीन महमूद, वो सबसे लास्ट राजा है। और नसरुद्दीन महमूद एक तरीके से कोशिश करेगा कैसे फिरोज शाह तुगलक जो मुझे देके गया है उसी को मैं बचाए रख सकूं। इसको बचाए रखने की कोशिश नसरुद्दीन महमूद करेगा, लेकिन वो कोशिश इतनी कामयाब भी नहीं होगी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि उनको भी मौका मिले गद्दी पर। तो नसरुद्दीन महमूद के सामने चुनौती है, कैसे इन लोगों का सामना करेगा। नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है 1388 में 1388 और 1414 तक रूल करता है। इसके समय एक मंगोल जिसका नाम है तैमूर, उसका आक्रमण होता है। तो ये मंगोल पीछा छोड़ ही नहीं रहे, और लगभग इसके शासन के 10 साल बाद ही ये होता है। और ये तैमूर आके दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्र को कब्जा करेगा। इस वजह से कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी, और कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से बहुत सारे लोग इससे स्वतंत्र हो जाएंगे। छोटी छोटी रियासतों का निर्माण होगा। तो जौनपुर जो शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, वहां पर एक व्यक्ति मलिक उस सार्क वो स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। अभी नसरुद्दीन महमूद तैमूर के आक्रमण की वजह से अपनी जान बचा के बस भागा है, तो उसे इसे मतलब नहीं है कि भाई कैसे क्षेत्र को बचाऊं, उसे बस अपनी जान बचानी। इसी जान बचाने के चक्कर में मलिक उस सार्क स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है, बोलता है भैया जौनपुर आज से नया राज्य है और जौनपुर पर हम राज करेंगे। ऐसे ही गुजरात में भी एक नया राज्य बनता है और इसको नेतृत्व करता है जफर खां। जफर खां बोलता है भैया हम भी स्वतंत्र हुए, हम भी आजाद। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश का आना होता है सैयद वंश। सैयद वंश आता तो है लेकिन कुछ नया नहीं करता, जो चीजें हैं जैसी हैं वैसी चीजों को चलने देता है। इसलिए सैयद वंश के बारे में ज्यादा पढ़ा भी नहीं जाता, बस इसके बारे में इतना जानना होता है कि हाँ भाई तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया और जिसके संस्थापक जो थे वो थे खिज्र खां।
बस इतना ही जानना होता है सैयद वंश के बारे में। कभी आपसे अगर क्रम लगाने को पूछ लिया जाए तो आप ये याद रखो कि हाँ सैयद वंश भी था, जिसे खिज्र खान ने बनाया। उसके बाद लोदी वंश में थोड़ी सी ताकत दिखती है। लोदी वंश, इसमें तो अभी कुछ शासक आएंगे, बहलोल लोदी आएगा। और लोदी वंश 1451 से 1526, 1526 में ही लोदियों की लड़ाई पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से होगी और बाबर लोदियों को हराकर मुगल शासन की स्थापना करेगा। लेकिन तब तक लोदी वंश अपना शासन करेगा। लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो हैं बहलोल लोदी। ये लोदी वंश के संस्थापक, और लोदी वंश भारत में स्थापित पहला अफगान वंश भी था। ये लोदी लोग जो आए थे अफगान से आए थे और प्रथम अफगानी वंश जो भारत में अपनी सत्ता मजबूत करेगा। बहलोल लोदी की खास बात, आपसी भाईचारे से शासन करने की सोचेगा, लड़ने की नहीं। बोलेगा आप लोग सब मेरे भाई हो और जब तक आप कहोगे तब तक मैं राज्य करूंगा, वरना मेरी कहां मजाल की मैं आपके सामने राजा बनने की कोशिश करूं। ये सारी बात बहलोल लोदी करेगा और साथ में ये अफगान के लोगों से बोलेगा कि आप लोग भी इधर आ जाओ और अगर आप एक बार भारत आ गए तो आप लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे सत्ता को मजबूत करने का मौका मिलेगा। तो अफगान के लोगों से अपील करता है कि अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है तो भारत आ जाओ और मुझे अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका मिले। जब इसने ये बात कही तो अफगानी लोग भारत आने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे अफगान के लोग भारत में आ गए और फिर उसके बाद बहलोल लोदी को थोड़ा सा डर कम हुआ। फिर उसके बाद पूरी ताकत के साथ ये अपना शासन चला। तो बहलोल लोदी ने एक तो आपसी भाईचारा, साथ में अफगान के लोगों को भारत बुलाकर लोदी वंश को थोड़ा सा शक्तिशाली बनाया और अफगानी लोग लड़ने में काफी ज्यादा ताकतवर रहते हैं। उनकी हाइट कद काठी काफी अच्छी होती है और इससे बहलोल लोदी को काफी फायदा हुआ। बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठा। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के साम्राज्य को थोड़ा सा आगे लेके जाता है और सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 इस समय भारत में शासन करे। और सिकंदर लोदी ने एक शहर बनवाया जिसका नाम है आगरा। आगरा सिकंदर लोदी ने बनाया और फिर उसके बाद अपनी राजधानी भी दिल्ली से आगरा ले गया। तो इसने आगरा बसाया था, सोचा जब आगरा बस ही गया है तो क्यों ना राजधानी उधर ले जाए, तो लेके चला गया। साथ में भू राजस्व की वसूली के लिए भूमि का माप करवाया कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई ज्यादा या कम तो नहीं ले रहा है। और साथ में से कविता लिखने का बहुत शौक था, तो अपने सिकंदर लोदी नाम से तो लिखता नहीं था, ये राजा है, इसलिए अपना एक दूसरा नाम रख रखा था गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम से कविता लिखता था।
सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था और इसके समय कुछ ग्रंथ लिखे गए जो काफी ज्यादा फेमस हुए। जैसे एक फेमस ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी शाही, इस नाम से एक लिखा गया। और ये पुस्तक है वो संगीत की है, म्यूजिक। सिकंदर लोदी कविताएं लिखते हैं तो इसका मतलब संगीत से काफी ज्यादा लगाव भी होगा। कविताएं लिखते होंगे तो लय में गाते भी होंगे, कई बार शायरी भी सुनाते होंगे, तो इनको अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें की। ऐसे ही एक और पुस्तक फिरंगे फिरंगे सिकंदरी, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों की बात करता है और ये आयुर्वेद की पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि कैसे हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम जीवन में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके अपने आप को सही बना सकते हैं। वो सारी बातें आपको फिरंगे सिकंदरी में दिखती हैं। और सिकंदर लोदी के बाद अंतिम शासक जो गद्दी पर बैठता है वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 26 तक गद्दी पे बैठता है और इसकी खास बात थोड़ा सा मजबूत शासन करने वाला है, निरंकुश शासन करने, मतलब अपनी बात मानता है बस, किसी और की नहीं। इसलिए बोला जाता है पूर्णता निरंकुश शासक। इसने जो बोल दिया, किसी की सलाह नहीं सुननी। और इस कारण की वजह से इसके एक प्रांत पंजाब में एक गवर्नर रूल किया करता था जो इसी का भाई था, जिसका नाम था दौलत खां लोदी। उसको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था भाई है मेरा लेकिन मेरी बात नहीं सुनता। इसलिए दौलत खां लोदी सोच रहा था क्यों ना मैं ही गद्दी ले लूं, और इसने बाबर को बुलाया। बाबर भटक रहा था, तैमूर का वंश और उसका शासक बाबर था, लेकिन वहां पर तैमूर वाले क्षेत्र में कब्जा कर लिया था किसी और ने। तो बाबर परेशान था, युद्ध तो लड़ू लेकिन ना संसाधन है ना सेना है, कुछ नहीं है। और उसी समय बाबर को दौलत खां लोदी ने बुला लिया। तो बाबर को लगा भारत जाऊंगा, इब्राहिम लोदी को हरा के आऊंगा, संसाधन मिलेगा। दोनों के बीच समझौता ये हुआ था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दौलत खां लोदी उसे काफी ज्यादा संसाधन देगा और फिर दौलत खां लोदी शासक बन जाएगा। बाबर भारत आता है और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत जो हरियाणा के एक क्षेत्र में स्थित है, दिल्ली के आसपास, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, दोनों की सेना आमने सामने। और इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर इसे वहीं मार देते।
लेकिन बाबर इब्राहिम लोदी की याद में वहां पर एक पूरा मकबरा बनवाता है। बोलता है ठीक है भैया, तुम मारे गए लेकिन युद्ध में तो होता है, और साथ में उसकी बेगम को भी संरक्षण देता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है मुगल साम्राज्य। मुगल मतलब होता है श्रेष्ठ, ग्रेट पर्सनैलिटी। तो बाबर की जीत के बाद मुगल साम्राज्य बनता है और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। पानीपत के इस मैदान में 2 युद्ध और हुए, और जब जब पानीपत में युद्ध हुआ तब तक सत्ता में परिवर्तन हुआ। पानीपत का सेकंड युद्ध, और इस सेकंड युद्ध में एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ हेमू। ये युद्ध हुआ 1556 में, लगभग 30 साल बाद। बाबर के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठता है, अकबर के पिताजी और बाबर का बेटा। और हुमायूं की मृत्यु अचानक हो जाती है और अकबर अभी छोटा है। इस चीज का फायदा उठा के हेमू गद्दी पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उसके बाद अकबर और उसके सैनिक आते हैं और पानीपत में दूसरा युद्ध होता है, और इसमें अकबर जीतता है और हेमू हारता है। फिर तीसरा पानीपत युद्ध होता है मराठों के बीच 1761 में। थर्ड पानीपत 1761, 1761। इसमें एक तरफ मराठा लोग हैं, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, अफगान नेता। और मराठा लोग थोड़े से ताकतवर हो गए थे, इसलिए अहमद शाह अब्दाली के पंजाब में गवर्नर रूल कर रहे थे, उसको भगा दिया। बोले भाग यहां से, हमें भी धन चाहिए। उस पंजाब के शासक ने अफगान में जाके अहमद शाह अब्दाली से कहा। अब्दाली बोला अच्छा, इतनी हिम्मत। फिर उसके बाद अब्दाली आता अपनी सेना लेके और मराठाओं को हराता है, अब्दाली जीतता है। और इसी से फायदा मिला ब्रिटिश कंपनी को। अगर अब्दाली नहीं आता तो मराठा लोग ज्यादा शक्तिशाली होते, और मराठा लोग शक्तिशाली होते तो वो ब्रिटिश को चुनौती देते। लेकिन मराठाओं का पतन हुआ और इस चीज से ब्रिटिश को मौका मिला, और जैसे ही मराठा लोग कमजोर होते हैं ब्रिटिश वाले इन पर नियंत्रण कर लेते। तो ऐसे पानीपत का क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है युद्ध के लिए। तो 3 युद्ध हमने देखे। पहला 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीतता है और मुगल सत्ता की स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध पानीपत का 1556, 30 साल बाद अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीतता है। और तीसरा 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीतता है और अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हराकर अपने साथ संसाधन ले जाता है और अपने उसी व्यक्ति को जिसको पहले देखे गया था बोले संभालो मैं चलता हूं, और खुद चला जाता है। और इसलिए कई बार पूछा भी जाता है कि भाई क्यों पानीपत में युद्ध होते थे इतने सारे। पानीपत में युद्ध होने के कारण सबसे बड़ा ये था, एक तो बड़ा मैदान, और बड़ा मैदान होने की वजह से यहाँ पर सेना आमने सामने हो सकती थी, इसलिए युद्ध होता था। और मैदान भी ऐसा सपाट वाला, सेना के लुढ़कने की गिरने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और दूसरी बात, दिल्ली के आसपास पड़ता था। दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में पड़ता था, तो दिल्ली का राजा कभी नहीं चाहता था कि दिल्ली में आके युद्ध हो, और साथ में जो बाहर से आता था वो भी नहीं चाहता था दिल्ली में जाना पड़े, कि राजधानी है और राजधानी में सबको पता है सिक्योरिटी अच्छी होती है। इसलिए भी युद्ध पानीपत में हुआ।
तो युद्ध पानीपत में होने के कारण एक तो उसका भूगोल, साथ में मैदानी क्षेत्र और साथ में दिल्ली के आसपास, और एक और बात, पानीपत के आसपास वाले एरिया में संसाधन भी थे। तो लगता था सेना को खाने पीने का, रहने का, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसलिए पानीपत में बार बार लड़ाइयां हुई। तो ये हमने देखा कैसे दिल्ली सल्तनत बनी और उसके साम्राज्य चले। पहला साम्राज्य हमने दास वंश देखा, उसके बाद खिलजी वंश देखा, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद और सबसे लास्ट में लोधी वंश। अगली बात आती है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कैसे चलता था, कैसी व्यवस्था इनके यहाँ थी। तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की एक सबसे बड़ी ताकत जो थी वो थी इनकी इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था से इनका चलता था। और इक्ता व्यवस्था में ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करते थे और उन्हें कुछ जमीन का टुकड़ा, इक्ता का मतलब ही होता है जमीन का टुकड़ा, वो उन्हें दिया जाता था सैलरी के रूप में। और अलग अलग जमीन के टुकड़े बट गए। एक तरीके से बोला जाता था, जो वहां का अधिकारी होता था इक्तादार को, अधिकारी को क्या कहते थे, इक्तादार, उसको बोला जाता था तुम लोग जो क्षेत्र तुम्हें दिया है वहां से राजस्व वसूलो और इससे इक्ता से आय होगी, और उस आय में से जो आपका खर्च है, खर्च कैसे होगा, एक तो अपना वेतन ले लेना, साथ में प्रशासनिक खर्च, आपके साथ जो सेना रहती होगी उसका खर्च, घोड़े रहते होंगे उसका खर्च, ये सब निकाल लेना। उसके बाद जो पैसा बचे उसको हमें दे देना, जिसे कहते थे फवाजिल, बचा हुआ पैसा। मान लीजिए एकता से आय आई 100 रुपए, 70 रुपए वेतन और प्रशासनिक में खर्च हो गए, तो राजा के पास कितना जाएगा, 30 रुपए। ये फवाजिल पहुंचता था राजा के पास। ऐसे इनके यहाँ व्यवस्था चलती थी। तो इक्तादार प्रशासनिक अधिकारी अपना वेतन और अपना खर्च वसूल करता था और उसके बाद ये सारी चीजें चलती। और बात की जाए ये सब, तो ये सब अरबी भाषा का है, और अरबी भाषा में इसका मतलब होता है अनुदान, किसी को दान देना, अनुदान। तो ऐसे इनको ये दिया जाता। और अगर बात करें इसको शुरुआत किसने की इक्ता व्यवस्था की, तो शुरुआत वही कर गया था जो भारत में पहली बार आया था, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी थी, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ही इक्ता व्यवस्था को बना के गया। और समय समय पर जैसे जैसे शासक आए उन लोगों ने इसमें परिवर्तन किया, लेकिन इसको एक संगठित रूप जो दिया, कैसे इक्ता लोग काम करेंगे, तो वो दिया इल्तुतमिश ने, जिसे हम वास्तविक शासक कहते हैं दिल्ली का। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को संगठित किया, सही से रूल किया। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो शुरुआत में इक्ता जो था वो वंशानुगत नहीं था। फिरोज शाह तुगलक से पहले वंशानुगत बिल्कुल नहीं था। ये जो जो प्रशासनिक अधिकारी पद पर बैठते थे उन्हीं को मिलता था। इससे फायदा ये होता था, शासक को झंझट नहीं रहता था कि किसका खर्चा कितना देना,
किसका वेतन कितना देना और कितना हमें वापस मिलेगा। तो सारी जिम्मेदारी इन इक्तेदारों की होती थी। इसलिए इससे जो पैसा बचता था एक्स्ट्रा, वो राज्य के खजाने में पहुंच जाता था। तो एक तरीके से कह सकते हैं आर्थिक अधिशेष जो बचता था वो अपने आप राजा के पास पहुंच जाता। इससे राजा को लाभ होता था और एक चेन बनी हुई थी, कैसे 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 पैसा पहुंचेगा। जैसे अभी होता है कि भाई जिले का अधिकारी आईएएस ऑफिसर होगा, वो वहां से राजस्व वसूलेगा, टैक्स जो उसे मिलता है वो वसूलेगा और उस टैक्स को केंद्र सरकार को दे देगा। अभी पर उसको यह अधिकार नहीं है कि अपनी सैलरी भी निकाल ले और साथ में अपना खर्च, नहीं, वो केंद्र सरकार देगी। बस उसको बोला है जितना पैसा है सारा ऊपर भेज दो। लेकिन ये लोग बोलते थे कि अपना खर्चा काट लो, बाद में हमें देना पड़ेगा, इससे बढ़िया पहले ही काट लो। और फायदा ये होता था इक्तेदार को वहां का प्रशासन, कानून व्यवस्था ये बनाए रखने का अधिकार था और राजा को इसकी दिक्कत नहीं रहती थी कौन कानून व्यवस्था संभाले। ये भी राजा को फायदा हुआ। लेकिन राजा को कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान ये था, ये इक्तादार धीरे धीरे सामंत बनने लगा और धीरे धीरे भूखंड का विभाजन होने लगा। भूमि का विभाजन, भूमि का विभाजन होगा तो राजा की शक्ति कम होगी। धीरे धीरे टुकड़े बंटते गए और कई बार राजा तो ग्राउंड लेवल पे आ नहीं रहा है। जैसे अभी बहुत सारे अधिकारी टेबल के नीचे से पैसे लेते हैं, ऐसे इधर भी लेते होंगे। खर्च हुआ 70 रुपए, बोल दिया जी 90 हो गया, तो फवाजिल कितना पहुंचा 10 रुपए, बस 20 रुपए अपनी जेब में। तो ऐसे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दिखता था और इससे धीरे धीरे फवाजिल कम हुआ और राजा की आर्थिक शक्ति कमजोर हुई और इसी का परिणाम था दिल्ली सल्तनत भी कमजोर हुई। तो इस एकता व्यवस्था ने एक प्रमुख रोल निभाया दिल्ली सल्तनत के पतन में। तो इसलिए बोला जाता है एकता व्यवस्था ने फायदा तो दिया लेकिन जमीन को कई टुकड़ों में बांटकर इससे नुकसान भी हुआ। और इसी कमियों को दूर करने के लिए अलग अलग शासक ने एकता व्यवस्था में कुछ सुधार किए, जिसको जो लगा उस हिसाब से वो सुधार करते जाते। तो एकता व्यवस्था में सुधार किया गया। जैसे सबसे पहले बलबन, जो गुलाम वंश का एक अंतिम मजबूत शासक है, बलबन इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जिसका काम है पूरा रिकॉर्ड रखना कि कौन सा इक्ता कितना कमा रहा है। उसे कहते थे ख्वाजा। तो ख्वाजा अधिकारी का काम था इक्ता पर नजर रखना और अगर ज्यादा आय हुई है और वो नहीं बता रहा है तो उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलती। तो आय और व्यय, किसी क्षेत्र में कितना हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड ये रखता था और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता था राजा को, बलबन को। तो जो भी इक्तादार गलत रिपोर्ट देता था उसको सजा मिलती थी। ये बलबन ने किया। आगे चल के खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी इक्तादारों पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश करेगा और इक्तादारों को बोलेगा कि भैया आप लोग एक जगह नहीं रह सकते, आपका स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। क्योंकि एक जगह रह के हो सकता है आप किसी से बना लो
किसानों से वसूलो 100 रुपए, बोलो 50 रुपए वसूले, और किसानों से बोलो बोलना राजा को 50 ही वसूला था। जैसे आज के टाइम भी किसी भी अधिकारी को एक जगह नहीं रहने दिया था, उसका ट्रांसफर होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे एक जगह रहेगा तो अपने संबंध मजबूत कर लेगा, तो संबंध मजबूत करके हो सकता है अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करे। इसीलिए ट्रांसफर पहले भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो इसने स्थानांतरण पर बल दिया कि एक जगह रहने ही मत दो। और फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक तुगलक इसने भी कुछ सुधार किए। उसने बोला इक्तादार का वेतन और खर्च अलग अलग मेंटेन किया जाएगा, एक साथ नहीं किया जाएगा। कई बार तुम गोलमाल कर जाते हो। वेतन तो ठीक है, फिक्स है, खर्च में कई बार ज्यादा बता देते हो, कई बार राजा को पता ही नहीं चलता कि भैया ये खर्च मांग रहा है या वेतन मांग रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया और बोला मुझे अलग अलग बताओ, कितना खर्च इसका है, कितना खर्च इसका है। कुछ दिमाग लगाओगे, कुछ गलत सलत बोलोगे, फंसोगे भी। ये सारी चीजें गयासुद्दीन तुगलक ने की। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इक्तदारों को बोला देखो भैया, आप लोग जितना भी कमाते हो ना, वो सारा मुझे दे दो, केंद्रीय खजाने में सारा इनकम पहुंचा दो, और उसके बाद केंद्रीय खजाने से आपको वेतन और खर्च का पैसा मिलेगा, आप वहीं से मत काटा करो। इस बात से बहुत सारे इक्तादार असंतुष्ट हो गए। ये बोलते थे कि भाई इसी से तो पैसा बचता था, तुम्हारे वेतन से हो ही क्या रहा है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बड़ी कठोरता के साथ इन नियमों का पालन करता है, तो बोलता है जो नहीं मानेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो केंद्रीय खजाने में सारे 100 रुपए जाएंगे, उसके बाद आप लोग मुझे पूरा रिकॉर्ड दोगे जी, इतनी हमारी सैलरी, इतना हमारा खर्च, उसके बाद मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक थोड़ा लिबरल, और वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जहां है जो वहीं रहे, वंशानुगत और कर देता हूं, वंश के आधार। फिरोज शाह तुगलक थोड़ा सा उदारवाद दिखाता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पतन भी होता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत कमजोर होती है क्योंकि राजा के पास धन कम होता है, और राजा के पास धन कम होगा तो सेना मजबूत नहीं होगी, और सेना मजबूत नहीं होगी तो कोई आक्रमण करेगा तो राजा कैसे जवाब देगा। इस वजह से दिल्ली सल्तनत थोड़ी सी कमजोर होने लगी, और फिरोज शाह तुगलक ने जो स्टेप लिया उसने इसे कमजोर भी बनाया। तो ये हमने जाना इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। अब दिल्ली सल्तनत की तकनीक, कुछ नई चीजें भारत में इंट्रोड्यूस हुई इनके टाइम, जो पहले भारत में थी नहीं, क्योंकि एक नई परंपरा आई। तो दिल्ली सल्तनत की कुछ तकनीक जो हमें पहली बार पता चलती है। तकनीक में एक नई चीज जो आई, उनमें था गुंबद और मेहराब। कभी आप लोगों ने मस्जिद देखी हो तो उसके ऊपर एक कटोरे के टाइप का ऐसा बना होता है, इसी को कहते हैं गुंबद। ऊपर वाला एक कटोरे की तरह का छेद। ऐसा ही आपको बौद्ध स्तूपों में दिख जाएगा, साथ में सिखों की जो गुरुद्वारे होते हैं उस पर भी दिख जाएगा। तो भारतीय क्षेत्र में गुंबद का आना स्टार्ट हुआ। तो गुंबद इनके यहां हुआ, और मेहराब क्या होता है? छज्जे जो होते हैं, पुरानी हवेलियां आप देखोगे तो उसमें ऐसे छज्जे होते हैं, वो छज्जे ही लहर के लिए और साथ में मजबूती के लिए बनाए जाते हैं।
तो एक लहरनुमा संरचना जिन्हें हम छज्जे कहते हैं, उसी को कहते थे मेहराब। ये आपको पुरानी हवेलियां या शासक के महल थे उन पे दिखता था। एक तो डिजाइनिंग हो जाती थी, साथ में ये मेहराब मजबूती भी देता है घर को। वो सारी चीजें भी इनके यहाँ इंट्रोड्यूस हुई। और पुरानी हवेलियां या मंदिर या मस्जिद आप देखेंगे तो उसमें मेहराब दिखता है। साथ में सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि की सिंचाई के क्षेत्र में एक चीज यहाँ पे आई जिसका नाम है साकिया या राहत व्यवस्था। इसमें क्या है, जल को एक जगह से दूसरी जगह निकालने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, छोटे छोटे से तालाब टाइप के, और फिर उसके तालाब से पानी कैसे खेत तक पहुंचाना है ये सारी व्यवस्था की। ऐसे इनके यहाँ उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर अगला इन्होंने कागज, भारत में कागज निर्माण की तकनीक का भी इस टाइम हुआ। मतलब कागज आया तो लेखन प्रणाली भी आई, ये भी इनके यहाँ फायदा मिला। और व्यापार के क्षेत्र में, वस्त्र निर्माण में जो धुनाई होती है, जो रुई होती है, उसको जो हम धुनते हैं वो भी इसी टाइम आया, धुनिया। रुई को धुना इसलिए जाता है या पीटा जाता है जिससे वो थोड़ी सी मुलायम हो जाए, और जितनी मुलायम होगी कपड़ा भी उतना सॉफ्ट होगा। इसे कहते थे नद्दाक। तो वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में धुनिया या नद्दाक का आना हुआ। साथ में सेना में घोड़े का उपयोग किया जाता था, और घोड़े के लिए नाल जो उसे पकड़ने के लिए यूज की जाती है, फिर जीन जिस पे पैर रखा जाता है, और रकाब, ये सारी चीजों का भी विकास हुआ। अब घोड़े पर ये सारी चीजें हैं तो सेना की गति बढ़ जाएगी। एक तो है घोड़े पर ये सारी चीजें ना हो, पकड़ने का कुछ ना हो, बैठने के लिए कुछ ना हो तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं तो आपकी गति बढ़ जाएगी और सेना मजबूत हो जाएगी। साथ में बर्तनों पर पॉलिश। देखो बर्तन पहले भी बनते थे, लेकिन बर्तन पे अगर पॉलिश होगी तो ज्यादा चमक आएगी। साथ में उस पर चित्रकारी होगी, या जिसे हम कहते हैं कलाई करना, लेप एक तरीके से करते हैं, वो भी इस टाइम हुआ। और भारत में एक खेल पोलो, जिसमें घोड़े पर बैठकर बॉल को मारते हैं, उसका भी हुआ। और ये हमने देखा भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला शासक था, पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हुई थी। तो ये सारी चीजें इनके यहाँ तकनीक के रूप में नहीं आई। तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने सारे वंश, उनकी एकता व्यवस्था और साथ में तकनीक, इन सब के बारे में जान लिया। तो ये मध्यकाल में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का था। और साथ में अगला जो हम देखेंगे वो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, जो इसी टाइम एक तरीके से होता है। हरिहर और बुक्का दो भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और जिसे भारत में बोला जाता है मॉडर्न इजराइल, इजराइल की तरह था। तो ये आज की क्लास थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग